गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ राखी अग्रवाल। आज हम बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के एक उदाहरण के विषय में। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रियात्मक अनुसंधान का कंसेप्ट किसने दिया था तथा इसको किस प्रकार से किया जाता है, इसके स्टेप्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड इसके एरियाज़, वो सभी चीज़ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में हम देखेंगे एक उदाहरण जिसके द्वारा आप ये समझ सकें कि किस प्रकार से क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो मैंने इस योजना का शीर्षक लिया है छात्रों का विद्यालय क्रियाकलापों के प्रति उदासीनता की प्रवृत्ति के निराकरण हेतु एक अध्ययन। छात्रों में जो इस विद्यालय के क्रियाकलापों के प्रति उदासीनता होती है उसकी उस प्रवृत्ति के निराकरण हेतु एक अध्ययन पर हम इसमें बात कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ये चयन करेंगे कि हम किस विद्यालय में काम करेंगे, किन विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर किस कक्षा के बालक बालिकाओं पर हम ये कार्य करेंगे। इसके बाद आएगा छात्र संख्या कितनी है, यानी कक्षा, जैसे हमने इसमें कक्षा 12 ली है तो कुल छात्र संख्या या बालक और बालिकाओं की टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। इसके बाद अनुसंधानकर्ता के विषय में इन्फॉर्मेशन आएगी। अनुसंधानकर्ता का नाम, जो भी नाम है आप अपना नाम लिख सकते हैं। फिर आएगा योग्यता, उसकी योग्यता, क्योंकि हम बीएड के लिए इसे देख रहे हैं तो बीएड द्वितीय वर्ष मैंने इसमें मेंशन किया है। अदरवाइज़ आप जो भी योग्यता रखते हैं जब भी कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी योग्यता लिखेंगे। अब आता है योजना की पृष्ठभूमि कि किस प्रकार से जो हमने प्रॉब्लम ली है इसका बैकग्राउंड क्या है। विद्यालय के निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि अधिकांश छात्र मध्यांतर के बाद अनुपस्थित रहते हैं, अतः वे कक्षा के कार्य तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं को सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। कुछ छात्र कोचिंग या ट्यूशन के लिए चले जाते हैं, कुछ छात्रों को देखकर दूसरे छात्र भी ऐसा ही करते हैं, अतः विद्यालय का वातावरण खराब होता है। अध्यापक भी इसका लाभ लेकर अध्यापन के प्रति उदासीन हो जाते हैं। विद्यालय का अनुशासन एवं छात्र अध्यापक संबंध भी प्रभावित होता है। ये सभी कारण हमने निरीक्षण द्वारा पता किए कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं कि छात्र जो है रुचि नहीं ले रहे हैं, उनमें ऐसी प्रवृत्ति डेवलप हो गई है। तो एक कारण का तो ये पता चला कि मध्यांतर के बाद अनुपस्थित रहते हैं, यानी लंच के बाद बच्चे चले जाते हैं, चाहे वो किसी कोचिंग या ट्यूशन को ज्वाइन कर रहे हों या फिर किसी भी कारणवश जा रहे हों। कुछ छात्र अगर जाते हैं तो उनको देखकर दूसरे छात्र भी ऐसा ही करने लगते हैं। इससे विद्यालय का क्या होता है, वातावरण खराब होता है। टीचर्स भी सोचते हैं अरे जब इतने कम स्टूडेंट्स हैं तो क्या क्लास लें। तो इस प्रकार से ये इस योजना की पृष्ठभूमि के बारे में हमने बताया है। अब आते हैं कि योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसंधान का उद्देश्य क्या क्या है। तो अब क्योंकि हमने इसकी बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम देख लिया है तो उसी के आधार पर हम इसके उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि हम इसमें क्या क्या देखेंगे। तो इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला उद्देश्य है छात्रों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, ट्यूशन या कोचिंग की प्रवृत्ति का निराकरण करना, समय चक्र का पूरी तरह अनुपालन करने की आदत का विकास करना, शिक्षक शिक्षार्थी संबंधों को बेहतर बनाना। इस प्रकार से हमने 4 उद्देश्य इसके निर्धारित किए हैं। इसके बाद आता है विद्यालय के लिए योजना का महत्व। अब हम ये रिसर्च करने जा रहे हैं तो इसके लिए इससे विद्यालय को क्या फ़ायदा होगा, इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। तो अगर हम उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं तो विद्यालय के वातावरण में सुधार होगा, शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति सचेत होंगे, बालकों में अनुशासन की भावना तथा उनका सर्वांगीण विकास होगा, ट्यूशन और कोचिंग में जो धन और समय व्यर्थ अपव्यय होता है वो भी रुकेगा तथा छात्रों को आत्माभिव्यक्ति का अवसर मिलेगा। अब बात करते हैं समस्या के क्षेत्र की। समस्या का क्षेत्र क्या होगा। विद्यालय में निर्धारित कक्षा के छात्रों की विद्यालय क्रियाकलापों के प्रति उदासीनता की प्रवृत्ति, ये हमारी समस्या का क्षेत्र रहेगा। चुनी गई समस्या का विशिष्ट रूप, यानी जो भी आपने समस्या का चुनाव किया है उसको स्पेसिफाई करेंगे, विशिष्ट रूप में परिभाषित करेंगे, जो निम्न प्रकार से किया गया है। विद्यालय के कक्षा 12 के विज्ञान विषय के छात्र छात्राओं का विद्यालय के मध्यांतर के बाद कक्षाओं में अनुपस्थित होना तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के प्रति उदासीन होना, ये समस्या का विशिष्ट रूप हो गया। अब बात करते हैं कि इसके लिए हम क्या क्या एविडेंसेस लेंगे और उनके बेस क्या होंगे। तो सबसे पहला एविडेंस होगा मध्यांतर के बाद 30 से 50% छात्र कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं। इसका आधार क्या है, अटेंडेंस रजिस्टर और शिक्षकों से निरीक्षण करके। दूसरा एक साक्षी यह है कि कक्षा के 40 से 50% छात्र कोचिंग कक्षाओं में जाते हैं, ये निरीक्षण करके पता चला, बातचीत करके। इसके बाद सांस्कृतिक और बौद्धिक क्रियाकलापों में
छात्रों की अनुपस्थिति। जब इस प्रकार के कोई क्रियाकलाप का आयोजन कॉलेज में होता है, स्कूल में होता है, तो बच्चे उसमें भाग नहीं लेते हैं। इसका पता चला निरीक्षण और चर्चा के द्वारा। खेल कूद में विद्यार्थियों का भाग न लेना। कई बार क्या होता है कि छात्र छात्राएं जो हैं वो खेल कूद में भाग नहीं लेते हैं, ये निरीक्षण द्वारा पता लगा। इसके बाद आता है समस्या के कारणों का विश्लेषण, कि ये आखिर ऐसा बच्चे क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहला कारण आता है, मध्यावकाश के बाद के कालांशों में विज्ञान या गणित जैसे श्रम साध्य विषयों का अध्यापन करने से छात्रों को थकान तथा अरुचि हो सकती है। दूसरा आता है प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं, IIT नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बच्चे कोचिंग में जाते हैं। बालकों की रुचि के अनुसार कार्यक्रमों का अभाव है। कार्यभार की अधिकता के कारण शिक्षकों में भी उदासीनता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए समय चक्र में उपयुक्त स्थान का अभाव है, यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए जो है कोई लेक्चर या पीरियड लगा हुआ नहीं है। उपस्थिति की अनिवार्यता का न होना, एक कारण यह भी है कि अगर अटेंडेंस की कंपलसेशन हो तभी भी बच्चे रेगुलर रहेंगे। इसके बाद लास्ट रीज़न आता है छात्रों की व्यक्तिगत एवं शारीरिक कठिनाइयाँ, जिसके कारण भी छात्र अनुपस्थित रहते हैं। अब बात करते हैं इस पर एक विशेष कमेंट जो कि कही गई है, समस्या का विश्लेषण करने के लिए शिक्षक अपने सहकर्मियों तथा छात्रों से विचार विमर्श कर सकता है। अब आता है, ठीक है हमने पता लगा लिया कि समस्या ये है, इसके बैकग्राउंड ये है, इसके उद्देश्य हमने चुन लिए, उसके बाद हमने ढूंढ लिया कि इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, उन रीजंस के आधार पर कुछ परिकल्पनाएं बनाकर उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला है, समस्या के विश्लेषण से प्राप्त समस्या के कारणों के निराकरण के लिए निम्नलिखित परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है। इसमें जो पहली परिकल्पना है वो यह है, मध्य अवकाश के बाद रोचक विश्व एवं क्रियाकलापों को समय चक्र में स्थान देने से छात्रों की अनुपस्थिति बढ़ेगी। दूसरी परिकल्पना बनाई, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अलग से विशेष कक्षाओं का आयोजन करने से छात्रों की उपस्थिति बढ़ेगी। तीसरा है, समय चक्र के अंतर्गत बाद में लगने वाले कालांशों में उपस्थिति अंकित करने तथा अनुपस्थिति के लिए दंडित करने पर छात्रों की उपस्थिति बढ़ेगी। अब सबसे पहले जो परिकल्पना है उसको टेस्ट करेंगे, उसको क्रियान्वित करेंगे, इसे चेक करके देखेंगे कि अगर हम पहली परिकल्पना को फॉलो करते हैं तो हमारे छात्र छात्राओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको हमने इस फॉर्मेट में दिखाया है कि जो सबसे पहले कॉलम में जो एक्टिविटी करनी है, सेकंड कॉलम में दिखाया है कि कौन सा मेथड या कितना टाइम हमें लगेगा, और उसके बाद दिखाया है कि क्या साधन हमें चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली परिकल्पना के लिए छात्रों के रुचि के विषयों एवं अन्य क्रियाकलापों का पता लगाकर उनकी सूची तैयार करेंगे, जिसके लिए शिक्षक अपने सहकर्मियों की मदद से सूची तैयार करेगा विचार विमर्श द्वारा, तथा इसमें 4 दिन का समय लग सकता है मैक्सिमम। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, मध्य अवकाश के बाद निर्धारित समय चक्र में ही एक अतिरिक्त कालांश की व्यवस्था करेंगे, सभी कालांश में से कुछ समय की कटौती करके। इसके लिए प्राचार्य की अनुमति चाहिए होगी और अपने सहकर्मियों से परामर्श। इसके लिए 2 दिन का समय, और अपेक्षित साधन क्या होंगे, समय सारणी और विचार विमर्श। इसके बाद आता है, बड़े हुए कालांशों में छात्रों की रुचियों के अनुसार कार्यक्रमों का आयोजन करना। जो हमने सूची तैयार की है उसके आधार पर हम समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे जो कि छात्रों की रुचि के अनुसार होंगे। इसमें जो सेकंड है, विधि और जो समय की बात की गई है, उसमें सहयोगी अध्यापकों एवं सक्रिय छात्रों के सहयोग से 1 सप्ताह का समय तक हम उसको लगातार करेंगे। अपेक्षित साधन क्या होंगे, रुचि के अनुसार बनाई गई कार्यक्रमों की सूची जो हमने पहले स्टेप में तैयार की थी। अब लास्ट स्टेप आता है, जब हम ये प्रोसेस कर लेंगे 1 सप्ताह तक, फिर हम छात्रों द्वारा पृष्ठपोषण प्राप्त करेंगे तथा आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेंगे, जिससे सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसका जो विधि होगी वो पृष्ठपोषण प्रदत्त होगी और चर्चा द्वारा। टाइम 2 माह तक, यानी हर वीक की एक्टिविटी करा के हमें आफ्टर वीकेंड हमें उसे नोट करना है, उस पर फीडबैक लेना है। अपेक्षित साधन फीडबैक प्रदत्त। इसी प्रकार से अन्य 2 उपकल्पनाओं या परिकल्पनाओं को भी क्रियान्वित करेंगे। इसके बाद मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के लिए योजना के मूल्यांकन का आधार मध्यावकाश के बाद छात्रों की उपस्थिति एवं उनकी पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में भागीदारी होगी। इसके लिए अध्यापकों की उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति में प्रतिशत वृद्धि और अन्य क्रियाकलापों के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति
एवं भागीदारी में वृद्धि का मूल्यांकन किया जाएगा। चेक किया जाएगा कि लंच के बाद कितने प्रेजेंस बढ़ी है बच्चों की, कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो है पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में भागीदारी ली है। योजना के कार्यान्वयन के बाद छात्रों की अनुपस्थिति में कमी आई तथा अर्थात अब वह 10 से 15% ही है, जो कि पहले 30 से 50% हुआ करती थी। बौद्धिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विविधता के कारण ऐसे छात्रों को भी अभिव्यक्ति का अवसर मिला जो सामान्यतः कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते थे। अतः अधिकांश छात्रों ने कार्यक्रमों में भाग लिया। अब लास्ट हेडिंग आता है इसमें, अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी। वो क्या कहता है इस विषय में रिसर्चर? छात्रों की भागीदारी को विद्यालयी कार्यक्रमों में बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों में विविधता का समावेश होना चाहिए। छात्रों को नियमित रूप से इसके प्रति प्रेरित करने से उनकी सहभागिता बढ़ती है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि प्रयोग के दौरान किए गए प्रयासों को विद्यालय में के नियमित कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्शन रिसर्च। इसका एक एग्जाम्पल हमने देने का कोशिश किया है, जिससे कि आप जब इसके करने शुरू करें एक्शन रिसर्च को, तो आपको तरीका समझ में आ सके कि हमें एक्शन रिसर्च में बेसिकली काम कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच। आगे भी इसी तरह की वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हर नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगेन वंस अगेन थैंक यू।